नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास कार्यक्रम इस वक्त में। मैं हूं निखिल सिंह और इस वक्त में आज हम तीन बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे। पहली खबर दिल्ली में एआई के महाकुंभ से जुड़ी हुई है। दिल्ली में टेक्नोलॉजी का महाकुंभ मेला लग चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी भारत मंडपम में इस समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और किस तरह से भारत डेटा का सेंटर और डेटा का हब बनने जा रहा है, इस पर हम विस्तार से बात करेंगे। जबकि दूसरी बड़ी खबर बोगस वोट पर चुनाव आयोग की सख्ती से जुड़ी हुई है। यह खबर पश्चिम बंगाल से है, जहां चुनाव आयोग बेहद सख्त हो चुका है। जबकि तीसरी खबर है मणिशंकर अय्यर के उस बयान से जुड़ी जिसमें उन्होंने केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन को सच्चा गांधीवादी बता दिया और इससे कांग्रेस में एक नई बहस छिड़ गई है। तीनों ही खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे, सवाल और जवाब होंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज करेंगे इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन। वैश्विक एआई तंत्र में नई साझेदारी और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। पीएम मोदी ने समिट में शामिल हो रहे लोगों को किया स्वागत। कहा हमारा देश एआई बदलाव में सबसे आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा बीते 12 वर्ष देश की आंतरिक सुरक्षा के स्वर्णिम काल। कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा 80% तक हुई कम। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस में हुए शामिल। आगामी असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र कुमार बोरा ने पार्टी से दिया इस्तीफा। नेतृत्व द्वारा उपेक्षित किए जाने का लगाया आरोप। असम के सीएम ने भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई पर साधा निशाना। सरकार बनने के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पूरा किया अपना वादा। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए के सीधे खाते में भेजे गए चेक। कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी रहे मौजूद। और चुनाव आयोग की कार्रवाई से गरमाई पश्चिम बंगाल की राजनीति। बोगस वोट के आरोप में 7 अधिकारी निलंबित, तो वोटर लिस्ट शुद्धिकरण पर तेज हुआ घमासान। ममता बनर्जी ने आयोग पर सवाल उठाए, तो भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर घुसपैठ और हेराफेरी के आरोप को फिर से दोहराया। तो सबसे पहले बात करेंगे एआई की दुनिया में भारत का दम। जी बिल्कुल, आज से एआई की दुनिया में भारत का दम जो पूरी दुनिया वैश्विक मंच पर देखेगी और एआई समिट की शुरुआत आज से हो रही है। और इंडिया एआई इंपैक्ट समिट आज से शुरू हो रहा है, जिसे भारत की टेक्नोलॉजी, नेतृत्व क्षमता और वैश्विक प्रभाव का बड़ा प्रदर्शन माना जा रहा है। 16 से 20 फरवरी तक चलने वाला यह सम्मेलन एआई के भविष्य को दिशा देने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। पीएम मोदी आज इससे जुड़े कार्यक्रमों का उद्घाटन करेंगे। भारत एआई को केवल तकनीक नहीं बल्कि वैश्विक विकास, सुशासन और आर्थिक बदलाव के उपकरण के रूप में स्थापित करना है। इस सम्मेलन में 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष, 100 से अधिक सीईओज, सीएक्सओज और वैश्विक शिक्षाविदों की भागीदारी भारत की बढ़ती तकनीकी ताकत का एक प्रदर्शन है। सम्मेलन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस सहित कई बड़े वैश्विक नेता शामिल हो रहे हैं। भारत मंडपम में आयोजित ये समिट 70,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला है, जिसमें 400 से अधिक प्रदर्शक और लगभग 1.5 लाख प्रतिभागियों की मौजूदगी होगी। ये माना जा रहा है कि इस समिट के जरिए भारत एआई, नवाचार, डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी संसाधनों का वैश्विक और केंद्र बनेगा और साथ ही साथ न सिर्फ संसाधनों का बल्कि तमाम समाधानों का भी वैश्विक केंद्र बनेगा। सम्मेलन में 8 नए स्वदेशी एआई फाउंडेशन मॉडल्स लॉन्च किए जाएंगे, जो भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता को मजबूत करेंगे। एआई के जिम्मेदार और नैतिक उपयोग, वैश्विक सहयोग और सामाजिक प्रभाव पर विशेष फोकस इस समिट की
प्रमुख थीम है। यह दिलचस्प तथ्य है कि भारत एआई और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए दुनिया का डेटा हब बनने की दिशा की ओर तेजी से बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि भारत दुनिया का डेटा सेंटर बन सकता है, जो युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन करेगा। सरकार का दावा है कि भारत डिजिटल दुनिया का नेतृत्व कर रहा है और यूपीआई जैसे प्लेटफॉर्म्स इसकी सफलता का उदाहरण है। डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की सबसे बड़ी जॉब क्रिएशन मशीन के तौर पर पेश किया जा रहा है। भारत ने दुनिया को अपना डेटा भारत में स्टोर करने का निमंत्रण दिया है, डेटा स्टोर बनाने का निमंत्रण दिया है, जिससे देश वैश्विक डिजिटल अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सके। तो सरकार का कहना है कि भारत डेटा का उपभोक्ता ही नहीं है, बल्कि वैश्विक डेटा प्रदाता और प्रोसेसर बनने की राह पर है। वहीं विपक्षी नेता राहुल गांधी इस मॉडल को लेकर सवाल उठाते रहे हैं और विदेशी ताकतों द्वारा भारतीय डेटा के उपयोग का मुद्दा उठाते हैं। तो फर्क क्या है, यह समझने की कोशिश करिएगा कि जब वो कहते हैं कि दुनिया के लोग भारत की इस विशाल आबादी का डेटा इस्तेमाल कर लेंगे, वहीं भारत दुनिया भर का डेटा खुद स्टोर करने और उससे जुड़ी हुई जॉब्स देने की बात कर रहा है। तो अंतर क्या है, यह समझने की जरूरत है। सरकार और समर्थक इस आलोचना को भ्रम और फेक नैरेटिव बताते हुए दावा करते हैं कि भारत डेटा सुरक्षा और डिजिटल संप्रभुता के साथ आगे बढ़ रहा है। कुल मिलाकर एआई समिट भारत की तकनीकी शक्ति, डिजिटल अर्थव्यवस्था और वैश्विक नेतृत्व के दावे को मजबूत करने के साथ साथ डेटा और टेक्नोलॉजी की राजनीति का एक नया विमर्श भी सामने लेकर के आ रहा है। तो दिल्ली में एआई समिट, जैसा कि बताया, बहुत बड़ा इवेंट है। इसकी शुरुआत हो चुकी है और एनवी इंडिया के ईवीपी जयपुरी का भारत मंडपम में होने वाले समिट को लेकर क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। Really exciting to be traveling to New Delhi for the AI summit at such a defining moment for our industry. The energy, ambition and pace of innovation we are seeing are extraordinary. We are at the beginning of a new industrial era, one that will be shaped by AI. The future of AI will be global, but it will also be deeply local. And it's inspiring to see India playing such a key role in shaping that future. तो भारतीय व्यवसायी संजीव बिखचंदानी ने भी एआई समिट पर अपनी राय रखी है। क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुना रहे हैं। It's very good that the AI summit is there because it gives a focus not just to the country, the whole world, on AI, which is a huge force, a huge emerging technology. तो इसलिए बहुत अच्छा है कि AI summit हो रहा है। और मुकेश, अभी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने भी एआई समिट पर अपनी राय रखी है। India has taken a very strong lead in trying to make AI more affordable, scalable, and accessible to a citizen. And it has one of the largest structured database to leverage that. So in every aspect, India is going to play a very pivotal role in AI on a global basis. और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अजय मिश्रा इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनसे ये जानेंगे, समझेंगे कि कितना बड़ा ये अवसर है। हमारे साथ एआई समिट के उस भारत मंडपम से सीधे जुड़े हैं अजय। अजय, क्या कुछ नया देख पा रहे हैं? कितना बड़ा ये इवेंट है और क्या कुछ नया होने जा रहा है? कैसे इसको हम अपने दर्शकों को समझाएं कि ये दरअसल कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी उपलब्धि, या ये कहें कि कितना बड़ा एक नवाचार आयोजन के लिहाज से भारत में हो रहा है? देखिए, पूरी दुनिया इस बात को समझती है, जानती है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अब आ चुका है, अब इससे बचना बहुत ही मुश्किल है। जो कोई भी इससे आंखें चुराएगा वो पीछे रह जाएगा और इस दौर में भारत पीछे नहीं रहना चाहता, बल्कि एक फ्रंट रनर के तौर पर पूरी दुनिया के सामने एक नया मॉडल पेश करना चाहता है। और यही वजह है कि जो चौथा संस्करण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट का, वो पहली बार ग्लोबल साउथ के किसी डेवलपिंग नेशन में हो रहा है। इससे पहले यूके और साउथ कोरिया जैसे देशों में ये संस्करण पहले चुका है। पेरिस में पिछले वर्ष भारत ने को होस्ट किया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको एड्रेस भी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि एक रिस्पॉन्सिबल एआई की तरफ पूरी दुनिया को बढ़ना चाहिए, ट्रस्टेड एआई की तरफ पूरी दुनिया को बढ़ना चाहिए। तो सवाल दो बहुत ही महत्वपूर्ण इस पूरे एआई इकोसिस्टम से जुड़े हुए निकलते हैं निखिल। पहला यह कि क्या एआई जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सुरक्षित है, और दूसरा सवाल ये कि क्या एआई
जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो विश्वसनीय है। भारत का जो मॉडल है वो सेफ और ट्रस्टेड एआई को और भी पुख्ता बनाता है, और भारत का मॉडल अमेरिका और चीन जैसे देशों से इस तरह से अलग है क्योंकि अमेरिका जहां एक कॉर्पोरेटाइजेशन के मॉडल पर आधारित है, जिसमें 4, 5, 6 बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं एआई में, और उसके बाद दुनिया भर में कंज्यूमर्स खोजती हैं अपने उन टूल्स के लिए, अपने उन सर्विसेज के लिए, और उसके बाद उनसे पैसे कमाती हैं, प्रॉफिट कमाती हैं। चीन का एक ऐसा मॉडल है जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, उसमें डेटा सिक्योरिटी ब्रीच को लेकर के पूरी दुनिया से एक तरह से जो इनसिक्योरिटी या इनसिक्योर पूरी दुनिया समझती है, ट्रस्ट नहीं करती है चीन के मॉडल पर। अब बचता है भारत का मॉडल। भारत ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी तो ठीक है लेकिन हम इसको डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं। हम डीपीआई जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें यूपीआई हमने बनाया, तो सरकार ने पहले भीम नाम का एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया और उसके ऊपर बैंक्स भी आए, उसके ऊपर कंज्यूमर्स भी आए और आपके जो पेमेंट गेटवेज हैं वो भी आए, और सभी ने मिलकर के डिजिटल पेमेंट की दुनिया को डेमोक्रेटाइज किया। और अब देखिए पूरी दुनिया में 50% के करीब जितने डिजिटल पेमेंट रियल टाइम होते हैं वो केवल भारत में होते हैं, और भारत ने उसको स्केल किया। बहुत सारे इंटरनेशनल ग्लोबल साउथ के देशों ने उसको अडॉप्ट भी किया है और बड़ी तारीफ हो रही है। इसी मॉडल को एआई में हम रेप्लिकेट करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी बनाएं, हम एक कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें जिसपे बाकी जो लेयर्स हैं वो सारे के सारे स्टार्टअप्स आएँ, जो इनोवेटर्स आएँ, स्टूडेंट्स आएँ, जो रिसर्चर्स हैं वो आएँ और एआई का इस्तेमाल करें। तो हम एक अफोर्डेबल सोल्यूशन देना चाहते हैं, इंडिया का मॉडल ये है। हम एक एक्सेसिबल सोल्यूशन देना चाहते हैं, इंडिया का मॉडल ये है। हम एक डेमोक्रेटिक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं और एआई को न केवल भारत बल्कि ग्लोबल साउथ के उन सभी देशों के उन ग्रैंड चैलेंजेस को एड्रेस करना चाहते हैं तकनीक के माध्यम से, जिनमें वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज से। तो इसलिए ये एआई इम्पैक्ट समिट हमें बिल्कुल अलग बनाता है, और ये जो चौथा संस्करण है वो भारत की सशक्त आवाज़ है एआई की क्रांति में। मुझे लगता है कि बहुत सारे सर्विसेज और प्रोडक्ट को लॉन्च भी किया जाएगा। 19 तारीख को जो प्रधानमंत्री प्लेनरी सेशन को एड्रेस करेंगे। आज का जो कार्यक्रम है वो एक्सपो के इनॉग्रेशन तक सीमित है। मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप कंपनियां हैं, जो एआई एक्सपो जो खोला जाएगा अगले 2-3 दिनों तक वही आकर्षण का केंद्र रहेगा। जी, निश्चित तौर पर भारत एक जिसको कहते हैं कि एआई की क्रांति का जनक बनकर कम से कम आज के दौर में उभरने की कोशिश में है। आपने बहुत सारी बातें कही, इसमें किसी भी तरह की राजनीति की बात करना ठीक तो शायद जिसको कहते हैं कि समाचीन नहीं लगता, लेकिन ये ज़रूर आपसे समझना चाहेंगे कि जब डेटा की बात होती है, आपको ध्यान होगा कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई जो 140 करोड़ भारतीयों का देश, हमारा इतना विशाल आबादी है, इस डेटा की वजह से ही ये जो तमाम FTAs हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को उन्होंने इस डेटा से जोड़ दिया था। जबकि यही डेटा हमारी ताकत है और दुनिया के तमाम देश यहाँ पर अपना डेटा, यानी अगर भारत एक डेटा हब के तौर पर उभरता है, डेटा सेंटर्स यहाँ बनते हैं, तो दरअसल उसके मतलब बदल जाएंगे। ये मैं चाहता हूं कि आप इसको थोड़ा आसान शब्दों में दर्शकों को बताएं। तो बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब भी किसी भी देश का डेटा बाहर के किसी सर्वर में होता है तो किसी भी परिस्थिति में उसका बेजा इस्तेमाल हो सकता है, उसको एक तरह से मार्केट किया जा सकता है, उस पर वैल्यूएशंस बढ़ाई जा सकती हैं बहुत सारे कंपनीज की, उनको बेचा जा सकता है और ऐसा होता भी है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपके फ़ोन के जरिए लीक होती हैं और एडवर्टाइजिंग कंपनियां उसको खरीदती हैं और उसका इस्तेमाल करती हैं। जो भी हम बात करते हैं, कहा जाता है कि आज के मोबाइल की दुनिया में कुछ भी प्राइवेट नहीं रह गया है। प्राइवेसी तो भूल जाइए, अगर आप फ़ोन आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी बिल्कुल सार्वजनिक है, उसको तो आप प्राइवेसी की तो बात बिल्कुल मत कीजिए। लेकिन अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हो, डेटा सेंटर्स का किसी दूसरे देश में रहता है जिसका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है आपके देश के खिलाफ में, तो इसलिए हम डेटा सॉवरेंटी की बात करते हैं। और इसलिए भारत में डेटा सेंटर बनना, उसके दो पक्ष आप कह सकते हैं। एक तो कॉस्ट की बात है, डेटा सेंटर जो भी भारत में बन रहे हैं यूएस और चाइना की तुलना में केवल आधी कॉस्ट पे बन रहे हैं, क्योंकि हमें वो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए ही नहीं। हम उन मॉडल्स पे फोकस कर रहे हैं। आज ही एमओएस ने एक बड़ा बयान दिया कि हम स्केलेबल मॉडल पे फोकस कर रहे हैं, हम महंगे मॉडल पे नहीं जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप समझिए कि अपने ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन के लिए बहुत सारे एआई टूल्स को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, उनका सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। अगर आप उनके प्रीमियम सर्विसेज पे जाते हैं तो हो सकता है आपको कुछ पैसे हर महीने देने पड़े। अगर आप 30-40 ऐप्स इस्तेमाल करते हैं और 30-40 हज़ार रुपये, क्या आप उस स्थिति में हैं कि आप हर महीने पे कर पाएँ उस कंपनी को उन एआई टूल्स का इस्तेमाल करने के लिए? भारत ये चाहता है कि जो एआई टूल्स बनाएं
उसको भारत में ही बनाए, डेटा सॉवरेंटी के लिहाज से जो डेटा सेंटर है वो हमारे भारत में ही बने, और भारत अपने एक नए मॉडल की तरफ ले जाए जिसमें जो हम मॉडल्स विकसित करें, जो LLM हम बनाएं, वो भारत के ग्रैंड चैलेंजेस को एड्रेस करता हुआ नजर आए, क्योंकि भारत की जो दिक्कतें हैं, भारत की जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ की पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है कि आपको उन सर्विसेज को स्केलेबल बनाना होगा, उन मॉडल्स को स्केलेबल बनाना होगा। तो सर्वम जो पहला भारत का AI सॉवरेन मॉडल बना रहा है वो इसी बात पर फोकस कर रहा है कि भारत में जो विविधता है, लैंग्वेज की विविधता है, उसको कैसे वो ट्रांसलेट करे। इस तरह से परम 2 की बात हम लगातार कर रहे हैं कि जहां इंटरनेट नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कैसे AI का इस्तेमाल कर पाएं। तो भारत ऐसे सॉल्यूशंस पे फोकस कर रहा है जो कि डेमोक्रेटाइज करती हैं। तो आप देखेंगे कि जहां एक छोटे से सॉल्यूशन बनाने में बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और इसलिए AI बबल की बातें हो रही थी। आप देखें एंथ्रोपिक जैसी कंपनी आती है क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन को लेकर के, तो बहुत सारी कंपनियों के IT कंपनियों के शेयर धड़ाम हो जाते हैं, 10% तक नीचे टूट जाते हैं, इस मुश्किल में कि बाकी इन कंपनियों के सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स का क्या होगा। भारत का मॉडल ऐसा है जो स्केलेबल हो और भारत में ही बने और भारत की जरूरतों को ध्यान में रखें। मिसाल के तौर पर एजुकेशन का क्षेत्र हो, या फिर मेरे ख्याल से कल या परसों ही जो विस्तार, भारत विस्तार नाम का एक प्रोविजन है बजट में किया गया है, उसकी लॉन्चिंग होने वाली है। तो बजट सोचिए अभी 1 अप्रैल से इफेक्ट भी होने वाला नहीं था, अभी 1 फरवरी को इसका अनाउंसमेंट किया गया और AI समिट के दौरान शायद कल जयपुर में इसे लॉन्च किया जाएगा, जिसमें भारती नाम की एक AI जो हेल्प बॉट है वो किसानों से बात करेगी। इसी तरह से एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया था कि जो महिलाओं से बात करने में, महिलाओं की जो समस्याओं को सुने और फोन के जरिए उनकी भाषा में, स्थानीय भाषा में उनको उनका सोल्यूशन दे। तो ये सारे के सारे भारत की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, भारत में एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाएंगे, स्किलिंग को बढ़ाएंगे। इस पर भी बात चल रही है कि कैसे हम स्किलिंग करें, रीस्किलिंग करें, AI के लिए तैयार करें अपने युवाओं को, पूरे दुनिया को हम एक स्किल्ड प्रोफेशनल AI के लिए दे पाएं। ठीक, चलते चलते मैं ये चाहूँगा कि आप एक वन लाइनर दें, क्योंकि समय नहीं है, कि जिस तरह से आपने बताया है कि पूरी दुनिया के देश भारत पर यकीन कर रहे हैं, इतने सारे डिग्निटरीज, एक बड़ी लंबी फहरिस्त है राष्ट्राध्यक्षों की और राष्ट्र के तमाम नेताओं की जो भारत आ रहे हैं इस विश्वास के साथ में। कुछ कहना चाहेंगे हमारे देश के तमाम उन लोगों के लिए जिनको इस पर यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है, उसमें विपक्ष भी शामिल है, बहुत सारे नेता हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे आप? नहीं, जिस तरह से G20 ने एक बहुत बड़ा ग्लोबल इम्पैक्ट डाला, वसुधैव कुटुंबकम के जरिए हमने ग्लोबल साउथ को G20 के इंक्लूसिव ग्रोथ का हिस्सा बनाया, उसी तरह से AI समिट भी डेमोक्रेटाइजेशन की दुनिया में एक नए पहल की ओर लेकर के जा रहा है। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जो एक इसका मूल मंत्र रखा गया है, पीपल, इस पर चर्चा होनी है कि भाई नौकरियां तो नहीं जाएंगी, प्लैनेट, इसकी चर्चा होनी है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ख्याल रखा जाए, AI के साथ साथ ये भी देखा जाए कि भाई कहीं बिजली और पानी की कमी तो पूरी दुनिया में नहीं हो जाएंगी। और तीसरी बात, कैसे प्रोग्रेस, यानी 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन तक जाने में AI को हम कैसे इस्तेमाल करें, पॉजिटिवली इस्तेमाल करें, अपने लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए इस्तेमाल करें, रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करें और एक रिजिलियंट AI सिस्टम बनाएं। उसी इकोसिस्टम की तरफ हम एक कॉमन ग्राउंड तैयार करना चाहते हैं। हम किसी पर अपनी बात थोपने नहीं जा रहे हैं। भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यही कंसेंसस बनाने की हम कोशिश करना चाहते हैं, जो G20 में हमने करके दिखाया। और उसी तरह का इम्पैक्ट मुझे लगता है आज से 4 दिन बाद आउटकम्स आएंगे 7 चक्रों के, तो आपको दिखाई देगा कि बहुत कुछ वर्ल्ड कंसेंसस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि G20 में भी हमने डेमोक्रेटाइजेशन की बात की थी। जी बिल्कुल, और बिल्कुल उसी मॉडल को हम डेमोक्रेटाइजेशन की बात की है, ले जाना चाहते हैं। डेमोक्रेटाइजेशन की बात की है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। डेमोक्रेटाइजेशन की बात की है, जैसा कि अजय बता रहे हैं, और इस सारी प्रक्रिया को लोकतांत्रिक बनाया गया है। और सबसे खास बात है कि जो AI का प्रभाव है, वो पंक्ति में खड़े आखिरी आदमी तक पहुंच सके, हमारे देश के जो लोग हैं उससे लाभान्वित हो सके, इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लान भी तैयार है और AI समिट उसको बार बार हर तरह से बताती है। लेकिन अगर मन में इस तरह के भाव हों कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि सियासत का धर्म है कि विपक्षी का विरोध करो, तो उसके लिए फिलहाल कोई दवा नहीं है। लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने राजधानी में नए आयुष्मान आरोग्य मंदिर लॉन्च किए। अच्छी सेहत के लिए दिल्ली वालों को मिली एक और बड़ी सौगात, इलाज की सुविधा मिलेगी घरों के ही पास।
लगभग हर विधानसभा में हम 12 से 15 आरोग्य मंदिर खोलें ताकि छोटे मोटे ट्रीटमेंट के लिए आपको दूर ना दौड़ना पड़े। दिल्ली में अब आरोग्य मंदिरों की संख्या हुई 319। आरोग्य मंदिरों में करीब 80 टेस्ट होते हैं फ्री में मिलती हैं जरूरी दवाएं, मैटरनिटी केयर और वैक्सीनेशन की भी सुविधा। 1100 आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का है दिल्ली सरकार का इरादा। पूरा होगा दिल्ली को सेहतमंद बनाने का वादा। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग? मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नवजीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें। तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR हो रहा है, लेकिन बवाल सिर्फ बंगाल में है। तो अब बात करेंगे बोगस वोट पर चुनाव आयोग की सख्ती की। पश्चिम बंगाल में कई अफसर सस्पेंड हो चुके हैं, कम से कम 7 तो अभी हुए हैं। 12 राज्यों और यूटी में मतदाता परीक्षण का काम लगभग पूरा हो गया है, लेकिन बंगाल में बोगस वोटर्स को लेकर सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन चुनाव आयोग की सख्ती ने यह भरोसा बढ़ाया है कि सही मतदाता की पहचान करना उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और वो उसको निर्वाह कर रहे हैं। आयोग ने पश्चिम बंगाल के 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर यह संकेत दे दिया है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में रोड़े अटकाने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग को इन 7 अधिकारियों के खिलाफ सबूत के साथ भारी लापरवाही और चुनाव के से जुड़े जो कानून हैं उनका उल्लंघन करने की शिकायतें मिली थी। जांच में ये आरोप सही पाए जाने के बाद ही तत्काल प्रभाव से इन 7 अधिकारियों को निलंबित किया गया। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने पहले भी इस बात को साफ किया था कि कोई भी अधिकारी बिना किसी दबाव और डर के काम करे। हर काम का डिजिटल फुटप्रिंट मौजूद है, गलत करेंगे तो कभी भी पकड़े जाएंगे। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट से फर्जी मतदाताओं को हटाने की प्रक्रिया अब बेहद सख्त हो गई है। राज्य में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने ERO और AERO को 2 टूक चेतावनी दी है कि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव या डर के अपना काम मुस्तैदी से करें। मीडिया की खबरों की माने तो बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया के तहत 68 लाख से अधिक नाम कट सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची आगामी 28 फरवरी को जारी होने वाली है। मसौदा मतदाता सूची में 58 लाख से अधिक लोगों के नाम पहले ही कटे थे। SIR की सुनवाई के बाद इसमें करीब 10 लाख की बढ़ोतरी हो सकती है। सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया है कि SIR प्रक्रिया को कोई रोक नहीं सकता है और न ही जेन्युइन वोटर्स के नाम काटे जाएंगे, जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनके नाम इंटैक्ट रहेंगे, फिर भी अगर TMC SIR प्रक्रिया को लेकर लोगों में भ्रम फैला रही है तो यह माना जाएगा कि कुछ दलों का इंटरेस्ट बोगस वोटों में ज्यादा है।
तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण कार्य में गंभीर लापरवाही और कदाचार की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कड़ा एक्शन लिया, जैसा कि हमने आपको बताया। और आयोग ने 5 जिलों के 7 सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को यानी AEROs को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश दिया है। क्या है आदेश, ये भी आप सुनिए। Now the main work is with the AEROs and EROs. They have to apply their minds without fear and favor. They have to see all the rules and regulations and not go by any emotions, and see that all the people who are eligible as per the records and as per the documents, nobody should be left out, and no ineligible person should come inside the role. They should do the job very fearlessly and without favor, because the digital trail is there. Ultimately they will be held accountable in case of serious lapses. और टीएमसी सांसद डोला सेन ने कहा है कि एसआईआर से आम जनता परेशान है। पश्चिम बंगाल में आम जनता इफेक्टेड है, पूरा के पूरा आम जनता इफेक्टेड है। हर एक फैमिली के एक ना एक इफेक्टेड है। सब इधर की नागरिक है, सब इधर की सिटीजन है। फिर किसी का उम्र 60, 70, 80 अभी बोला जा रहा है आपको प्रूफ करना पड़ेगा आप सिटीजन है कि नहीं। ये बेवजह बंगाल में वो जीत नहीं सकते। बेवजह गुस्से में, जेलासी में वो हैरेस करने के लिए ये कर रहा है, लेकिन वो जीतेगा नहीं, वो सफल नहीं होगा। तो दरअसल इस पूरी जो एसआईआर है, इसको राजनीति करने से, लोगों से, पश्चिम बंगाल की अस्मिता से आप जीत नहीं पा रहे हो इसलिए परेशान कर रहे हो, इससे उसको जोड़ा जा रहा है। वहीं बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता बनर्जी वोट बैंक की सियासत कर रही हैं। बांग्लादेश में जो चुनाव हुआ था, जामात ने चुनाव जीता है। इधर का जामात उधर का जामात एक साथ करके ये कर रहा है, ग्रेटर बांग्लादेश कर बनाने चाहता है। इसलिए ममता बनर्जी खुद वोट बैंक का तुष्टिकरण का लालच से 550 किलोमीटर एरिया बीएसएफ को फेंसिंग बनाने के लिए जमीन नहीं दिया है। हाईकोर्ट ने बोला है 31 मार्च के अंदर देने के लिए, 1.5 महीना बाकी है। अभी तक कोई प्रोसेस डीएम लोग नहीं किया है। ममता बनर्जी खुद असेंबली का बजट सेशन में उन्होंने पूरा असेंबली में ऑन रिकॉर्ड बताया मैं जमीन नहीं दूंगा। और इस पूरी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ रघुवीर सिंह जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। रघुवीर सिंह जी बहुत स्वागत है। भास्कर सिन्हा रॉय जो कि टीएमसी के समर्थक हैं, वो हमारे साथ जुड़े हैं, टीएमसी का पक्ष रखेंगे। बहुत स्वागत है भास्कर जी। और विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं सौरभ दत्ता को भी देख पा रहा हूं जो कोलकाता से जुड़े हैं। सौरभ दत्ता और विनोद जी आपका भी स्वागत है। सौरभ, आपके साथ शुरुआत करेंगे। ये जो 7 ऑफिसर्स सस्पेंड किए गए हैं, क्या मैसेज इसका पब्लिक में और जो सरकार है उसमें क्या ये मैसेज गया है? आम लोग कैसे इसको ले रहे हैं और जो लोग इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं वो कैसे ले रहे हैं? निखिल जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि हमने चुनाव आयोग से पूछा था कि आप लोगों ने किस बलबूते पर इस 7 ऑफिसर्स को सस्पेंड किया, कारण क्या है। तो चुनाव आयोग का कहना ये है कि अभी सुपर चेकिंग चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की जो आदेश है उसमें साफ तरीके से कहा गया है कि एसआईआर के प्रोसेस में जो लोग अनमैप्ड हैं, अगर उनको जो डॉक्यूमेंट्स देना है वो 14 डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है ये कैटेगोरिकली अब तो सारा पूरा भारत को पता है। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि अखबार का कटिंग, यानी किसी दिन का अखबार, उसका कटिंग डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से अपलोड किया गया है। ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट के हिसाब से अपलोड किया गया है। चुनाव आयोग का कहना है कि कहीं पे, भारत के कहीं पे भी ब्लड रिलेशन सर्टिफिकेट मानकर कुछ होता नहीं है। अब बच्चे का जन्म हुआ है 6 तारीख, उसके पहले ही उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू हो गया है, वो अपलोड हुआ है। तो ये जो ब्लैंक पेपर वो अपलोड हुआ है। तो चुनाव आयोग का कहना है कि बार बार चुनाव आयोग के तरफ से EROs, AEROs, DOs को साफ तरीके से कहा गया था कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। फिर भी जब ये बातें सामने आ रहे हैं तो ये बात चुनाव आयोग को खटकी के उन्होंने जांच क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर कोई डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो भी जाता है तो ये तो उनकी 3 स्तर है ना, ERO, DO, ये 3 लेवल लांग कर कैसे वो अपलोड हो गए, ये चुनाव आयोग का कहना है। और इसी के चलते इस बार चुनाव आयोग ने CS राज्य प्रशासन को
कोई नहीं कहा कि आप इसको सस्पेंड करिए, सीधा सस्पेंड कर दिए हैं उन लोगों ने, सस्पेंशन जारी हुआ है इसी की तरफ से। और अब सीएस को बताया गया है कि आप इसके चलते डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट कीजिए। और सीएस को दिल्ली बुलाकर भी ये मैसेज दिया गया है कि पिछले जो 5 अधिकारी के खिलाफ एफआईआर अभी तक बकाया है, और जो बसीरहाट के जो एईआरओ सस्पेंड नहीं हुए हैं, जिनको सस्पेंड करने को कहा गया था, उनको भी आप इंप्लीमेंट कीजिए। और इस सारे चलते और एक पॉइंट है जो मैं बोल देना चाहता हूं कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स, आप जानते हैं कि माइक्रो ऑब्जर्वर्स के जो लिस्ट, उसको लेके भी चुनाव आयोग का कहना है कि ये जो लिस्ट है वो ग्रेडेशन के हिसाब से नहीं आया है, उसमें काफी सारे ग्रुप सी है, आंगनवाड़ी वर्कर्स है। और मैं अब जिस जगह पे खड़ा हूं वहां का विजुअल्स आप देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं सॉल्ट लेक में। इनका एक मुद्दा ये है कि उनका कहना है कि उनको सैलरी चाहिए, इंसेंटिव नहीं चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी उनका कहना है कि वो लोग क्यों उनको बीएलओ के हिसाब से काम कराया जा रहा है, क्यों उनको ग्रुप बी सुपरवाइजर के हिसाब से उनका नाम डाला गया है। ये सारी बातें को लेकर अभी उनका 3 दिन तक चलेगा ये प्रोटेस्ट मंच। अगर आप इजाजत दे तो मैं किसी से बात भी करा सकता हूँ। जी 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 जी, हम आपके पास आएंगे वापस। विनोद मिश्रा, आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आप देख रहे हैं, जब से एसआईआर शुरू हुआ है पश्चिम बंगाल के विशेष संदर्भ में, तब से आप देख रहे हैं कि तुम डाल डाल हम पात पात, कहीं कहीं कुछ भी जो करते हैं। अब आपने देखा है कि किस तरह से, ये तो मैं सीधे तौर पर अगर ये समझा जाए कि जो अधिकारी सस्पेंड हुए हैं वो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। इसका मतलब जो वहां राज्य सरकार की मशीनरी है, जिसका उपयोग आखिर चुनाव आयोग की उसी से काम चलाना है, वो बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। निखिल, हम लोग पिछले अक्टूबर से एसआईआर की इस प्रक्रिया पे काम कर रहे हैं और हम लोग लगातार, मुझे लगता है कि बंगाल के हर 1-2 दिन पे तो हम लोग एक स्टोरी तो एसआईआर पे जरूर ही फाइल कर रहे हैं। ममता बनर्जी का पहले दिन का अगर आपको साउंड बाइट याद हो तो ममता बनर्जी ने कहा था कि जो बीएलओ और सरकारी कर्मचारी इस चुनाव प्रक्रिया एसआईआर में लगे हुए हैं वो मत भूलें कि वो सिर्फ 2-3 महीने के लिए चुनाव आयोग है। 3 महीने के बाद वो राज्य के ही कर्मचारी होंगे और वो मेरा ही रूल होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जिस तरह का थ्रेट एक सीएम के तरफ से दिया जा गया। विनोद जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। यहाँ अपने दर्शकों को ले चलेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा लखनऊ, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बजट पर अपना जवाब दे रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए आपको वहां ले चलेंगे। हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है, और यतो धर्मस्थ तो जय के भाव के साथ वो विजयी जरूर होगी, और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से, और वहां से हम लोगों ने आज इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग लगातार इन बातों को देखते हैं कि भारत की इस आत्मा के प्रति सम्मान का भाव रखना और वहां कार्य करना, ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और हम लोगों ने उसी कार्य के साथ अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के साथ ही उससे प्रेरणा, उसका सम्मान और उसके बेहतर भविष्य के लिए एक ठोस कार्य योजना के साथ एक डबल इंजन सरकार ने कार्य किया है। हमने गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का मार्ग लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय विकसित भारत के लिए जिन पंच प्रण की बात की थी, उसी से प्रेरणा लेकर के आज हम एक सशक्त भारत की अटल आधारशिला बनाने के लिए हम लोगों ने अपनी आस्था को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज प्रयागराज हो, अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा वृंदावन हो, विंध्याचल हो, चित्रकूट हो, सुखतीर्थ हो, संभल, बरेली, नैमिषारण्य, ये जितने भी पावन तीर्थ हैं, हमारे बौद्ध परिपथ हैं,
अन्य भारत में जन्मी हुई उपासना विधियों से जुड़े हुए जितने भी तीर्थ स्थल हैं, इन सब के समग्र विकास के लिए आज वहां पर जन सुविधाओं के विकास करने के साथ ही डबल इंजन सरकार ने उनके समग्र विकास के लिए भी कार्य प्रारंभ किया है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान, जब मैं उत्सव प्रदेश की बात कर रहा हूं तो उसकी पहचान दीपोत्सव से होती है। आज उसकी पहचान देव दीपावली से होती है। आज उसकी पहचान रंगोत्सव से होती है। अब ये केवल एक आयोजन मात्र नहीं है, बल्कि यह भारत के आध्यात्मिक गौरव का एक वैश्विक उत्सव के रूप में इन्होंने अपनी एक पहचान बनाई है। कौन ऐसा भारतीय? तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में अपने जो बजट पेश किया गया था उस पर जवाब दे रहे हैं, विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हम चर्चा कर रहे थे किस तरह से SIR में तमाम बाधाएं पश्चिम बंगाल में लेकर आई जा रही। रघुवीर सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, भास्कर सिन्हा TMC के समर्थक, विनोद मिश्रा और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे। विनोद जी, आप इस बात को रख रहे थे कि किस तरह से बार बार एक के बाद एक सियासत का SIR जो है वो केंद्र बनकर रह गई है। निखिल, मैं वही कह रहा था कि हम पिछले 6-7 महीने से, अगर बिहार से ले तो पिछले 1 साल से इस SIR के प्रक्रिया को देख रहे हैं और करीब से देख रहे हैं। आप देखिए कि यूपी में 2.5 करोड़ से ज़्यादा लोगों को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में उनको नोटिस गया है। उसमें मैं भी हूँ और 3-4 बार तो हम अभी तक पेपर जमा कर चुके हैं। तो ये डिपेंड करता है कि 2.5 करोड़ यूपी में आपने कहीं ऐसी चिल पाँव नहीं सुनी होगी, कहीं ऐसा हंगामा नहीं सुना होगा, कहीं भी आप यूपी से लगातार एप्लीकेशन के साथ में सुप्रीम कोर्ट आते हुए और चुनाव आयोग जाते हुए नहीं देखा होगा। हर कोई अपने अपने तरीके से उसमें योगदान दे रहा है। और सवाल है कि ये सारी प्रॉब्लम सिर्फ पश्चिम बंगाल में क्यों है? तो आप ये देखिए कि पश्चिम बंगाल में जो सौरभ बता रहे थे कि 7 लोगों को सस्पेंड किया गया, 7 ऑफिसर्स को उसमें, तो उसमें रीजन देखिए कि अभी जब 1 हफ्ते के बाद इसका ये जो प्रारूप है वो सामने में आएगा ड्राफ्ट का, 68 लाख लोग इसमें से नाम हट सकते हैं। 68 लाख। अब आप देखिए कि 1.5 करोड़ लोगों के लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में जो पेपर आया है, जो सौरभ बता रहे थे, वो पिछले फ्राइडे को मुख्य चुनाव अधिकारी के साथ जो मीटिंग थी, जिसमें DM और जो सुपर वहाँ पे ऑब्जर्वर सब थे, माइक्रो ऑब्जर्वर जिसको कहें और स्पेशल ऑब्जर्वर कहें, उन लोगों की मीटिंग में तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाया गया कि ऐसे लाखों, हजारों लाखों में लोगों का किस तरह से ये बॉर्डरिंग इलाके में, खासकर जगह में, मुर्शिदाबाद से लेके और कई जगह पे उनका सीधा अपलोड किया गया है, किसी में कागज चिपका के, कोई ब्लैंक में, कोई फेक फोटो डाल के। तो जब ये SIR प्रक्रिया को कौन फेल करा रहा है? ये फेल कराने वाले जो लोग हैं उन पे तो कम से कम चुनाव आयोग ने ये डंडा चला के ये साबित कर दिया है कि भाई किसी भी हालत में, चाहे आप जितना भी जोर लगा लेंगे, मतदाता पुनरीक्षण का जो मतलब है वोटर शुद्धिकरण 22 साल के बाद होगा, तो हो रहा है। तो आप समझ लीजिए कि बंगाल का एक विशुद्ध रूप से ये अमृत ही होगा, जिसमें जो नागरिक है मतदाता सूची में उनका नाम होगा और वोट देने का अधिकार होगा। ठीक बात है। तो भास्कर जी, ये सवाल उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को साफ किया है कि जो बोगस वोटर होंगे एक भी उसको जोड़ना नहीं चाहिए, साथ ही साथ कोई जेन्युइन वोटर जो है उसका नाम नहीं कटेगा और ये प्रक्रिया रुकेगी नहीं, ये प्रक्रिया होकर रहेगी। ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। फिर इतने सारे अड़चन, इतनी सियासत, इतना विरोध क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला, तो कहा है कि ठीक है, जो बोनाफाइड वोटर है उनका नाम नहीं काटना चाहिए, ये बात भी सही है। लेकिन माइक्रो ऑब्जर्वर बोल के जो चीज है, माइक्रो ऑब्जर्वर और किसी राज्य में नहीं लगाया गया, बंगाल में लगाया गया था। और माइक्रो ऑब्जर्वर को ये कहा गया कि माइक्रो ऑब्जर्वर नाम हटा नहीं सकते। माइक्रो ऑब्जर्वर यूपी में नहीं लगाया, किसी भी राज्य में नहीं लगाया गया। माइक्रो ऑब्जर्वर बाहर से आए, इससे कोई आइडिया नहीं है, उसको बंगाल में लगाया गया था, क्योंकि बंगाल बीजेपी राज्य नहीं है। दूसरी बात यह है कि देखिए SIR का प्रक्रिया है, अब पूर्ववर्ती वक्ता भी बोल रहे थे कि हमें भी नोटिस मिला है। SIR का प्रक्रिया को लेके इतने बार सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा। SIR का प्रक्रिया को लेके पहले से ही हम लोग जो सवाल उठाए कि वेरिफिकेशन का सिस्टम क्या है। अब बोल रहे हैं कि आप ये सब फर्जी चीजें लगाए गया, ये गया, वो गया। देखिए
ट्रेनिंग क्या हुआ, किसी को बोला गया, टीएमसी ने बोला कि तुम फर्जी चीजों को लगाओ। अब एईआरओ को निलंबित किया, क्या किया नहीं किया, किस हिसाब से उसका कोई हियरिंग नहीं किया, सुनवाई करने का बाद आपको सस्पेंड करने का बाद तो आपको तो बोलने का अधिकार होना चाहिए। अब खड़े खड़े सस्पेंड कर देंगे, वो क्या सही है? तो सस्पेंशन इसीलिए किया जाता है, सस्पेंड जैसे प्रथम दृष्टया आप तो सरकारी प्रक्रिया की जानकारी आपको होगी ही कि जैसे कोई अगर जांच में चीजें निकल कर आती सामने, प्रथम दृष्टया गड़बड़ है तो सस्पेंड कर दिया गया, अब जांच होगी, अगर सही पाई गई तो बर्खास्त हो जाएंगे, अगर सही पाई गई तो बर्खास्त हो जाएंगे, नहीं पाई गई तो वापस हो जाएंगे। शो कॉज नहीं किया गया, पहला बात है कि तो आपको अपना पक्ष रखने का तो मौका मिलना चाहिए, शो कॉज नहीं किया गया। पहले दूसरी बात यह है कि इतनी बड़ी एसआईआर हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, इसकी पूरा जानकारी एसआईआर इलेक्शन कमीशन को सही ढंग से नहीं है। बहुत सारे जगह में फिर फॉर्म 6 को देना पड़ेगा, फॉर्म 6, क्योंकि जो बोनाफाइड वोटर हैं उनका नाम कट दिया गया। फिर फॉर्म 6 का सवाल क्यों आगे आ रहा है कि जिसका नाम कट गया गलती से उसको फिर फॉर्म 6 जमा दो, ये फॉर्म 6 जमा देने का भी बात हो रहा है। पश्चिम बंगाल में जितने साढ़े 7 करोड़ वोटर के नाम मतलब निकालना हो, 22 साल बाद एसआईआर हो रहा है, ये निरंतर प्रक्रिया है, इसमें नाम काटा जाता है, नाम जोड़ा जाता है। लेकिन एसआईआर को लेके जितना हड़बड़ी बीजेपी को कहने से जितना हड़बड़ी कर रहे हैं, और एसआईआर को लेके इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर रहा है, टाइम तो बढ़ाया गया है, जैसे जो आप पॉइंट्स रेज कर रहे हैं, कह रहे हैं क्या बीजेपी के नेता लोग वहां पर एसआईआर कैसे हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बीजेपी के लोग बोल रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के लोग नहीं बोल रहे हैं। हमने कब कहा है कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, एसआईआर के विरोध नहीं किया, हम लोग पद्धति जो अपनाया गया उसका विरोध में हम लोग बोले कि जिस हिसाब से आपने बोला कि 6 लाख लोगों का कितना दिन लगेगा, कितना दिन लगेगा सबका फॉर्म लेके जांच करने का बाद उसको, हम लोग चाहते हैं कि एक भी बोनाफाइड वोटर का नाम ना हटे, ये चाहना कोई गलत चाहत है हम लोग, तो ये ठीक है, ये चाहने के लिए, लेकिन जो तस्वीर राज्य की उभर रही है, जैसे आपने कहा माइक्रो ऑब्जर्वर्स बाहर से नहीं, माइक्रो ऑब्जर्वर्स तो केंद्र के कर्मचारी हैं। संकट सिर्फ इतना है कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि राज्य के कर्मचारी जिनके ऊपर हम दबाव बना सके, जाहिर तौर पर वो 7 लोग जो सस्पेंड हुए हैं वो इसीलिए हुए हैं, और जो आपने कहा कि शो कॉज नोटिस, ठीक है, वो तो जांच होगी, वो अपने आप में चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन रघुवीर सिंह जी, ये जिस तरह से ये आरोप है कि दरअसल जो पूरी प्रक्रिया हो रही है उसमें टीएमसी का सिर्फ ये चाहना है कि कोई भी जेन्युइन वोटर ना कटे, और इसी वजह से ये सारी चीजें हैं। कि इनके कहने में और करने में जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, जब सबसे पहले जो हुआ, इलेक्शन कमीशन ने इन्हें कहा था कि आप हमको डेटा ऑपरेटर प्रोवाइड कराइए, जो इन्होंने नहीं किया। हम लोग ने देखा बीएलओ को कितने कष्ट उठाना पड़ा, उसके बाद भी ये जो काम है वो आसानी से हुआ, उन्होंने कर लिया। उसके बाद जो है ममता बनर्जी ये भाई साहब जो कह रहे थे कि आपने माइक्रो ऑब्जर्वर क्यों बैठाए, आज कोर्ट को ये कहना पड़ा कि आप सेकंड लेवल ऑफिसर इनको प्रोवाइड कराइए। अगर आप उस समय पे उनको नियुक्त किए रहते तो आज माइक्रो ऑब्जर्वर बैठाने की नौबत नहीं आती। उसमें भी हम लोग ने देखा 6000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एलिजिबल नहीं हैं, जो आपका ग्रुप डी हैं, आंगनबाड़ी के जो अपने कर्मचारी हैं, उनको इन्होंने दे दिया। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा कि जब नाम कटने शुरू हुए मुर्शिदाबाद, मालदा, इस तरह जगह में बीडीओ को ऑफिस पर हमला किया गया, बीडीओ को का राजनीतिकरण किया, बीएलओ को बुला करके, बीएलओ 2 को बुला करके लिस्ट बना करके किस तरह बीडीओ ने कि इनका नाम, किसका नाम रहेगा, किसका नाम नहीं रहेगा, ये सब भी हुआ। ये लोग जो है अपने बोगस वोटों को बचाने के लिए, और कुछ वोटर हैं जिनको इन्होंने वोटर बनाया गया है। आज भारत में कोई भी अगर किसी भी जो रोहिंग्या या बांग्लादेश से जो लोग आए हैं वो पकड़ में आते हैं तो उनके पास आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड बंगाल का ही मिलता है, कहीं और का नहीं मिलता है। तो ये इसके साथ जो है नहीं, ये जो 7 अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं रघुवीर जी, जो 7 अधिकारी सस्पेंड किए गए, आपको लगता है कि जो पूरी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था है ये सब उसमें सक्रिय भागीदारी की हुई थी, और सरकार के दबाव में जो अधिकारी हैं वो सरकार के दबाव में हैं अभी भी? जी, हमने देखा है तो किस तरह बीएलओ को धमकी दी गई है। आपको बता दूं, साउथ कलकत्ता के एक काउंसिलर हैं, उनका नाम है अनन्या चटर्जी। उन्होंने बीएलओ की फैमिली को, बल्कि उनकी 6 साल की बच्ची को भी धमकी दी। उन्होंने लास्ट में जो है आत्महत्या की। उनके परिवार ने एफआईआर करने गया, पुलिस एफआईआर नहीं ली,
मीडिया के सामने उन्होंने कहा कि किस तरह जो है उनको दबाव डाला गया कि आप वोट जो है नहीं काट सकते। तो जब राज्य की जो हमारी कानून व्यवस्था के लोग हैं, जिनके हाथ में कानून है, जो शासक हैं, वही अगर ऐसे काम करेंगे तो करना ही पड़ेगा। इससे पहले भी चुनाव आयोग ने सस्पेंड करने के लिए कहा गया चीफ सेक्रेटरी को, और उन्होंने आज तक एफआईआर नहीं हुआ। आज जो ये जो कदम उठाया है बहुत ही सराहनीय है, इनको उठाने में मजबूर किया गया। मैं तो कहूंगा इलेक्शन कमीशन को ये मजबूर किया गया कि वही जो है उनको सीधे सीधे दरखास्त करे। जी, राज्य प्रशासन तो काम नहीं कर रहा है। ठीक बात है, और ये जो मैसेज है कम से कम राज्य के अधिकारियों में और जो भी चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं उनके लिए ये है कि, और सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया है कि एसआईआर तो होकर रहेगा, तो उसमें बेहतर है कि कम से कम भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो सरकार का काम है, जो चुनाव आयोग का काम है, उसको बनाए रखें। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का, रघुवीर सिंह जी आपका, भास्कर जी आपका, विनोद जी और सौरभ आप सभी का। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बताएंगे कि किस तरह से मणिशंकर अय्यर का बयान रास नहीं आ रहा है कांग्रेस को, और एलडीएफ और यूडीएफ के बीच में मणिशंकर अय्यर का बयान दरअसल क्या कुछ संकेत देता है। दिल्ली सपनों का शहर, जहां मेहनत कभी नहीं रुकती, लेकिन मेहनत के बीच 2 वक्त का भरपेट और सम्मानजनक भोजन हर किसी का हक है। इस सोच के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार लेकर आई है 100 करोड़ रुपए की बजट के साथ अटल कैंटीन। सिर्फ 5 रुपए में पौष्टिक, स्वच्छ और भरपेट भोजन। किसी के स्वाभिमान को ठेस न आए कि मैं फ्री में कुछ भोजन खा रहा हूँ, वो 5 रुपए दे के भी भोजन खाएगा तो सम्मान के साथ खाएगा। गरीब भाई बेचारा खाना खा के चैन से सो जाता है रात को, और सुबह उसको पता है कि मुझे टाइम पे खाना मिलेगा। अटल कैंटीन, सम्मान के साथ सस्ता और सेहतमंद भोजन। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। वीडियो कॉल। मैं सीनियर इंस्पेक्टर काली पहाड़ी चौकी से। यस, आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं। ड्रग मैंने आपको अरेस्ट किया जाता है। यदि बचना चाहते हो तो 2 लाख रुपए। ये फोन पे कौन अरेस्ट करता है? तुम पुलिस नहीं है और हम बोगा मतलब मूर्ख नहीं है। यूपीआई कहता है अगर कोई नकली पुलिस बन के आपको भी कॉल करे और डराए तो कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। हमारी तो मोहब्बत भी महंगी है और तुमने रंजिश खरीद ली। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, ये जुनून और चॉइसेस की कहानी है। और हर चॉइस का असर होता है आपकी जिंदगी पर, आपके अपनों पर। इसलिए जब बात हो सेहत की और फिटनेस की, नोवा घी बनाता है रिश्तों को स्ट्रॉन्ग और आपको रखता है हेल्दी एंड फिट। नोवा घी, स्वस्थ भारत का सपना। सुबह की शुरुआत सेहत के साथ। जो खाए गुनगुनाए। देखिए ओ रोमियो इन थिएटर्स नियर यू। आशिकों की कॉलोनी में घर ले लिया इश्क का। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बात केरल की, बात मणिशंकर अय्यर की। और मणिशंकर अय्यर अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं। एलडीएफ और यूडीएफ के बीच मणिशंकर अय्यर। केरल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस, बीजेपी और लेफ्ट पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन मणिशंकर बम ने कांग्रेस के उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री विजयन कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर के बयान से कांग्रेस के नैरेटिव को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि पिनराई विजयन केरल के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। अय्यर ने दृष्टिकोण 2031, विकास और लोकतंत्र
इस नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हिस्सा लिया और ये बात कही। इस संगोष्ठी का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने किया। पार्टी नेतृत्व ने इसके लिए उनके इस बयान की आलोचना की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने पार्टी को मणिशंकर अय्यर के बयान से अलग किया। उन्होंने कहा कि अय्यर पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस से जुड़े नहीं हैं, ये केवल अपनी व्यक्तिगत क्षमता में बोलते और लिखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि कुछ दिन पहले कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वामपंथी सरकार के औद्योगिक नीति की तारीफ करते हुए लेख लिखा था, तो उन्हें 15 दिनों के अंदर पार्टी को स्पष्टीकरण देना पड़ा था। गुटबाजी में फंसी कांग्रेस के लिए केरल का चुनाव दिल्ली में बैठकर जीतना आसान नहीं है। इस बीच असम कांग्रेस को आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जोर का झटका लगा है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भूपेन कुमार बोरा ने आज पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बोरा ने कहा है कि यह फैसला उन्होंने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए लिया है। सवाल यह है कि हर बार नेतृत्व पर सवाल उठाकर जमीनी नेता पार्टी छोड़ देते हैं और पार्टी उन्हें दल बदलू कहकर पल्ला झाड़ लेती है, लेकिन खुद के गिरेबान में झांकने की कोशिश न पार्टी करती है न पार्टी का शीर्ष नेतृत्व। तो कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मार्क्सवादी पार्टी गांधीवादी विचारधारा पर चल रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये सुनवाते हैं आपको। It's ironical that the only state of India in which progress has been made in the Gandhiji's direction is the Marxist-Leninist Party of India. I don't know whether this is a compliment or an insult. तो कहते हैं कि पूरे देश में केवल एकमात्र ऐसा प्रदेश केरल है जहां पर गांधी जी के विचारों के आधार पर मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट जो है वो पार्टी आगे बढ़ रही है। बहरहाल मणिशंकर अय्यर के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने मणिशंकर के बयान पर तंज कसा और कहा कि कौन है ये मणिशंकर अय्यर। Who is Manishankar Iyer? I don't know Manishankar Iyer. I know him that he once upon a time he was in Congress. He was a senior leader. He is well respected. But as far as Congress, his comment about the Congress is consists irrelevant. He is not a congressman now. और अय्यर के बयान पर बीजेपी वालों ने भी कटाक्ष किया। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का बयान भी सामने आया है, आप सुनिए। मणिशंकर अय्यर कांग्रेस के लिए से क्यों नाराज हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, न कम्युनिस्टों की सरकार होगी, न कांग्रेस की सरकार होगी। अब केरल भी बदलाव चाहता है। कम्युनिस्टों को देखा, कांग्रेस को देखा, वो एक बार भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, इससे सबसे ज्यादा डर मणिशंकर अय्यर को लग रहा है, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े क्रिटिक हैं। तो वो जानते हैं कि कांग्रेस तो बीजेपी को नहीं हरा सकेगी, तो वो कम्युनिस्टों के साथ अपने सुर मिला रहे हैं। तो ये थी बात केरल की सियासत की। और हम बता रहे हैं आपको, जैसा कि हमने बताया, कि असम विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका वहां पर भी लगा है। और प्रियंका गांधी ने के असम दौरे से पहले असम कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भूपेन बोरा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 32 वर्षों की लंबी राजनीतिक यात्रा के बाद पार्टी छोड़ने का फैसला किया। तो आप समझ सकते हैं कि यह फैसला कितने मुश्किलों भरा रहा होगा। भूपेन बोरा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अपना डिजिग्नेशन कांग्रेस हाईकमान को भेजा सुबह 8 बजे और मैंने विस्तार से लिखा क्यों ऐसा सिद्धांत लेना पड़ा। वो भी मैं इससे ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ। जब ज़रूरत होगा मैं सांबादिक लोगों को खुद इनवाइट करके पूरा बात विस्तार से बताएं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तिरुवनंतपुरम से हमारे संवाददाता विवेक नारायणन जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा भी इस खबर पर जुड़े हुए हैं। विवेक, सबसे पहले आपके पास आते हैं और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मणिशंकर अय्यर का बयान आया है, क्या इम्पैक्ट है इसका केरल की राजनीति में? ठीक पहले, चुनाव के पहले जाहिर तौर पर ये विजयन के लिए तो एक जिसको कहते हैं कि उनको जरूर इससे ऑक्सीजन मिल रहा होगा,
लेकिन कांग्रेस के लिए ये मुश्किलों भरा है। कैसे देख रहे हैं लोग इसको? यस, एज यू सेड, कांग्रेस को एक बहुत एम्बैरेसमेंट होगा ये स्टेटमेंट मणिशंकर अय्यर के तरह। रिमेंबर, असेंबली इलेक्शन से पहले कांग्रेस लीडर्स एलडीएफ गवर्नमेंट को प्रेज करने लगा रहा है, जिससे कांग्रेस को एम्बैरेसमेंट हो रहे हैं। पहले सीनियर लीडर शशि थरूर ने एलडीएफ गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी की तारीफ, तो अब मणिशंकर अय्यर ने सीपीएम लीडर पिनराई विजयन तो बेस्ट सीएम कह दिया और प्रेडिक्शन भी कर दिया वो केरला में एक बार फिर एलडीएफ गवर्नमेंट ही बनेगी। कांग्रेस पार्टी ने अय्यर की स्टेटमेंट को उनका पर्सनल ओपिनियन बताया है, लेकिन सीपीएम लीडर्स इस इलेक्शन से पहले इसे एनकैश करने में लग गए हैं। एज यू सेड क्लियरली, दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर ऑक्सीजन हो रहा है सीपीएम को, बिकॉज सीपीएम ने ऑलरेडी एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर वो फेस किया है। तो अनेक विषय में, तो बी करप्शन, नेपोटिज्म, सही विषय में वो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर फेस किया है। सो इस समय मणिशंकर अय्यर के साथ लीडर इस सीनियर लीडर में इसी बात कर इसी स्टेटमेंट लिया है, तो सीपीएम को एक मेजर ऑक्सीजन मिल रहा है। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ ह्यूज फैक्टर फॉर द सीपीएम दैट कुड हेल्प देम in even getting few neutral votes, especially in central Kerala and North Kerala. Remember, elections are just 2 months in front of us, and at this point of time, a leader like Manishankar Ayyar ने इसी तरह से बताया, तो वो कहा है नेक्स्ट टाइम सीएम चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन। बिल्कुल, तो राज्य की जनता पर क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, लोग कैसे इसको लेते हैं, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विवेक बने रहे हमारे साथ। विनोद मिश्रा जी, ये कांग्रेस के साथ में मणिशंकर अय्यर का ये जिसको कहते हैं कि ऑलरेडी इतनी मुश्किलों में है, और मणिशंकर अय्यर की मुश्किलें, और साथ ही साथ आपने असम में भी देखा कि किस तरह से कांग्रेस नेतृत्व की उपेक्षा का शिकार जो शीर्ष नेता हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं, वो हो रहे हैं। पार्टी लगातार धराशायी हो रही है, लेकिन फिर भी शीर्ष नेतृत्व सो रहा है, अगर मैं कहूँ सीधे तौर पे तो। देखिए, पहले हम ये समझते हैं कि मणिशंकर अय्यर का जो मणिशंकर अय्यर बम है, उसका धुआं आप इतना आसान भी नहीं है, वो फैल तो गया है कि 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी का जब केरल के आप देख रहे हैं कि किस तरह से विजयन सरकार जूझ रही थी, उसके साथ में अगर मणिशंकर अय्यर जाके, ये कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, फॉर्मर मिनिस्टर हैं, राजीव गांधी के बहुत करीबी हैं, नेहरू गांधी परिवार के सबसे क्लोजेस्ट में माने जाने वाले हैं, अगर वो कह रहे हैं कि नंबर 1 चीफ मिनिस्टर विजयन है, तो आप समझ सकते हैं कि उसका इम्पैक्ट क्या है कि विजयन ने मणिशंकर अय्यर के बोलते ही तुरंत अपने ट्विटर हैंडल पे सबसे पहला ट्वीट मणिशंकर अय्यर का ही लगाया था जी। तो आप समझ सकते हैं कि ग्राउंड रियलिटी जो है, वो रियलिटी, आप दिल्ली से हर स्टेट का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जमीन पे आप नहीं है। आज जो अभी बोड़ा की बात कर रहे थे असम में, उनका देखिए कि उनको कई महीनों से उस बात के लिए वो थे कि उनका शीर्ष नेतृत्व से उनकी एक मीटिंग हो, वो अपनी बात रख सके, और शीर्ष नेतृत्व जो है वो एक तरह से राज्य में एक ऐसे महासचिव के हाथ में दे देता है जिसका कोई लिंक आला कमान से नहीं होता। तो अब सवाल है कि आला कमान के बीच में और जो कर्मठ लीडर है या जमीन पे काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, नेता हैं, उनका कहीं भेंट नहीं है, और राहुल गांधी वोट चोरी से लेके और बड़ा बड़ा एजेंडा चला रहे हैं। तो ग्राउंड पे आप पूरे के पूरे जो आप केरल में देखें कि आप एंटी इनकम्बेंसी का ही लेके पूरा इलेक्शन कैंपेन है, असम में भी वही है। तो दोनों जगह में इनके एंटी इनकम्बेंसी की हवा इनके पार्टी के लोग ही खुद निकाल देंगे, बाकी काम कसर तो दूसरे लोग करेंगे। जी, बहुत शुक्रिया विनोद मिश्रा जी आपका, और विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस फोर्स से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, यानी कि बीजेपी से, जिससे वो सामना कर रही है, हम आपको छोटी सी एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि अभी 2 दिन पहले केरल के आए हुए तमाम जो छोटे छोटे कार्यकर्ता थे या जो पार्षद थे, नगर परिषद से जुड़े हुए लोग थे, उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत आराम से बैठकर न सिर्फ उनसे उनकी बातें सुनी, उनसे संवाद किया, बल्कि उनको डिनर भी दिया। और यहाँ पर प्रदेश का अध्यक्ष का लेवल का एक नेता राहुल गांधी से मिलने के लिए महीनों से टाइम ले रहा है। तो ये जो फर्क है, ये सामने नजर आ रहा है। इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।